हेलो दोस्तों, कैसे हो। पढ़ाकू क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता ही है कि पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है। उसी पर्सपेक्टिव को, उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे दिल्ली पुलिस के पीवाईक्यू से रिलेटेड। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही साथ उसके फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। उस फैक्ट्स को आपको अपने कॉपी में नोट डाउन करना है। ठीक है, चलिए। और जो चीज मैं बोलूंगा कि आपको कॉमेंट बताना है, कृपया कर कॉमेंट में बताया कीजिए। ठीक है, क्लियर। इससे आपका रिवीजन होता रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया 11-12 विच ग्रुप ऑफ स्टेट हैज द हाईएस्ट पॉवर्टी रेशियो। यानी जो 2011-12 यानी ये कौन सा प्लानिंग कमीशन आया था, उस समय कौन सा प्लानिंग कमीशन था, तो 12 5 ईयर प्लान था। 5 ईयर प्लान था। ठीक है, 5 ईयर प्लान था। 5 ईयर प्लान में बोल रहा है कि उसका एक रिपोर्ट आया, उसमें ये बोल रहा है कि कौन से स्टेट का जो पॉवर्टी रेशियो यानी सबसे अधिक गरीब अनुपात, मतलब गरीबी किस स्टेट में सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं, 5 ईयर प्लान कब से कब तक चला था, बताओ, डेट बताओ। 2012 से लेकर 17 तक। और ये हमारा लास्ट 5 ईयर प्लान था। तो आपसे पूछा जाएगा अगर क्वेश्चन कि लास्ट 5 ईयर प्लान कौन सा है, तो 12 5 ईयर प्लान है। लास्ट 5 ईयर प्लान कौन सा है, तो 12 5 ईयर प्लान है। कब से कब तक चला, तो 2012 से लेकर 2017 तक। और इसी में हमारा नीति आयोग का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो वो हम बाद में देखेंगे। पहला ऑप्शन क्या है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। देखो, ऐसे ही आपको पता है कि इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में महाराष्ट्र और गुजरात काफी अच्छे हैं, तो ये दोनों तो होंगे नहीं कि यहाँ पे गरीबी वरीबी आने वाली नहीं है। मध्य प्रदेश हो सकता है, उत्तर प्रदेश भी हो सकता है, बट इतना गरीब नहीं है कि जो छत्तीसगढ़ और झारखंड को पीछे कर दे। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ और झारखंड। अब छत्तीसगढ़ और झारखंड के बारे में कुछ जानते हैं। जैसे छत्तीसगढ़, हमारा एक आया था फाइनेंशियल हेल्थ रिपोर्ट। हेल्थ रिपोर्ट कौन लाया था, नीति आयोग। नीति आयोग। नीति आयोग का बनता है 1 जनवरी 2015। ठीक है, आपको कमेंट में बताना है इसके वाइस चेयरमैन कौन है। चेयरमैन कौन है आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, अब फाइनेंशियल हेल्थ रिपोर्ट आया था। फाइनेंशियल हेल्थ रिपोर्ट में होता क्या है, पर्सपेक्टिव होता क्या है जनरली, ये होता है कि जैसे कोई भी स्टेट है या फिर कोई भी कंट्री है, तो उसका फिजिकल रिपोर्ट आता है। यानी फिजिकल रिपोर्ट आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, रेवेन्यू कितना जनरेट कर पा रहा है, ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट कितना हो रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, उन सब चीजों को देखकर ये हेल्थ रिपोर्ट लाया गया था। और मेन मोटिव यही था कि कोई भी स्टेट जो है ना, वो घाटे नुकसान में ना जाए, अगर जा रहा है तो उसको शॉर्ट लिस्ट करके उसके पर्सपेक्टिव से कोई उसको हेल्प दिया जा सके। ठीक है, तो फाइनेंशियल हेल्थ रिपोर्ट आया था। इसमें जो पहले नंबर, मतलब सबसे अच्छा हेल्थ रिपोर्ट था, वो था उड़ीसा का। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमारा था छत्तीसगढ़। ठीक है, और तीसरे नंबर पे था हमारा गोवा। यानी ये जो तीन स्टेट हैं, इनका जो फाइनेंशियल हेल्थ है काफी अच्छा है। यानी इनका जो बोल सकते हो कि एक तरीके से जो ये इन्वेस्ट करते हैं, या जो जो भी फिजिकल पॉलिसी है, रेवेन्यू, मतलब इनके पास जितना पैसा आ रहा है उसके हिसाब से ये खर्चा कर रहे हैं, और अच्छी इनका हेल्थ रिपोर्ट है। ठीक है, क्लियर। तो अब जो खराब था वो था आपका, उसमें से झारखंड था। झारखंड का स्थिति काफी खराब था। पंजाब का भी कुछ खास नहीं था। कर्नाटक भी खराब जा रहा था। ठीक है, तो इतना चीज आपको याद रखना है। तो झारखंड से क्या याद रखोगे, झारखंड का फिजिकल हेल्थ रिपोर्ट खराब है। और छत्तीसगढ़ से क्या याद रखोगे, छत्तीसगढ़ का फिजिकल हेल्थ रिपोर्ट अच्छा है। ठीक है, तो इतना चीज आपको इन दो स्टेट से याद रखना है। और क्लियर, एक और क्वेश्चन है कि आपको ये बताना है कि क्या दोनों का, झारखंड और छत्तीसगढ़ का, क्या बॉर्डर टच होता है कि नहीं, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा 1991 में मीट विन बेसिकली 1991 में भारत के एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, जहां खालिस्तान, यानी आपको खालिस्तान यहाँ पर क्या आएगा, आपको भरना है, भंडार इतना कम हो गया कि वे कितने दिन के लिए, मतलब कितने दिन के लिए रह गए, के लिए पर्याप्त नहीं थे। तो आपको ये क्वेश्चन 1991 में क्या आया था, इकोनॉमिक क्राइसिस आया था हमारे यहाँ। इकोनॉमिक क्राइसिस, उसी को ठीक करने के लिए हमने क्या आया था, एनईपी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, और इसी में हमने क्या बनाया था, एलपीजी मॉडल आया था। अब बाकी कहानी आपको पता है। और अब आपको बताना है कि कौन से 5 ईयर प्लान में एलपीजी मॉडल अडॉप्ट किया गया था, और उस 5 ईयर प्लान को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, इतना चीज आपको बताना है। तो इसमें बोल रहा है कि कितना हमारे पास पैसा बचा था
कितने दिन के लिए बचा था, ठीक है। जैसे फॉरेन एक्सचेंज पैसा, फॉरेन एक्सचेंज वाला, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज यानी हमारे पास जो पैसा है, यानी हमारे पास जैसे मान लो कि जो क्योंकि हम अपना पैसा डॉलर में रखते हैं जनरली, ताकि हम अपने दूसरे कंट्री के साथ क्या कर सके, ट्रेड कर सके, व्यापार कर सके, क्योंकि रुपीज में तो होगा नहीं, क्योंकि अगर रुपीज का मामला रहता तो हम तो तुरंत, हमारे पास पैसा ही था, रुपया तो था, लेकिन हमारे पास करेंसी जो फॉरेन करेंसी थी वो नहीं था, वो क्या नहीं था, तो फॉरेन एक्सचेंज नहीं था। एक तो फॉरेन एक्सचेंज हो गया, गोल्ड वाली बात तो होगी नहीं, गोल्ड वाली नहीं चलता है, ठीक है। अब कितने दिन के लिए, क्वार्टर दिन के लिए बचा था कि रात के लिए बचा, तो एक रात के लिए ही पैसा हमारे पास बचा था, ये चीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा फॉरेन एक्सचेंज फॉर नाइट, यानी फॉरेन एक्सचेंज हमारा रिजर्व जो था काफी कम हो गया था, कितने, और हमारे पास एक रात के लिए भी सफिशिएंट नहीं था, ठीक है। इतना चीज आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखना है। 1991 में हमने क्या डुअल सिस्टम, डुअल एक्सचेंज रेट अडॉप्ट किया था, बताओ। 1991 में क्या हमने 1991 में किया था या 1992 में किया था, डुअल एक्सचेंज रेट हमने अडॉप्ट किया था। अगर डुअल एक्सचेंज रेट अडॉप्ट किया था तो उसका नाम क्या था, LERM, यही कल की क्लास में मैंने बताया था। अब इसमें मैंने बताया था कि ऑफिशियल रेट अलग था, मार्केट रेट अलग था। ऑफिशियल रेट कितना था, ऑफिशियल रेट 40% और मार्केट रेट 60%, यानी 60% पे हम मार्केट रेट, यानी मार्केट पे हम कितना वैल्यू छोड़ देंगे, 60% अपनी करेंसी को छोड़ देंगे, मतलब वो जब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा तब समझ में, LERM इतना समझ जाना, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन FDI इज इंपॉर्टेंट टर्म्स। FDI का पूरा नाम आपसे पूछ रहा है, FDI का पूरा नाम आपसे पूछ रहा है कि FDI में आई किस के लिए स्टैंड, मतलब FDI में जब हम बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट व्हाट, आई स्टैंड फॉर व्हाट, तो इन्वेस्टर के लिए, इंटरनेशनल के लिए, इंटरेस्ट के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए। तो FDI से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जो कि हमें जानना है कि हमारा जो FDI है 23.2% से बढ़कर कितना हो गया, 27% के अप्रॉक्स हो गया फर्स्ट 4 मंथ 2025 का, 2025 का। और यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है, और क्वेश्चन आपसे बन सकता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो पूछ सकता है कि LIC में गवर्नमेंट ने FDI को कितना परसेंट किया। तो LIC में गवर्नमेंट ने, इंश्योरेंस में FDI हमारा कितना हो गया है, तो ये अब 100% हो गया, ठीक है। टेलीकॉम में कितना है, टेलीकॉम में हमारा FDI कितना है, तो 100%, ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा डिफेंस में कितना FDI है, डिफेंस में हमारा 74%, ठीक है। यानी क्या, इसका मतलब क्या, FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर से जो मान लो कोई कंपनी है वो पैसा डायरेक्ट हमारे यहाँ इन्वेस्ट, ये बेसिकली डायरेक्ट हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती है, तो उसके लिए ये एक पॉलिसी बनाया गया, और ये पॉलिसी तभी सस्टेन हो पाएगा जब हमने लिबरलाइजेशन अडॉप्ट किया था। याद करो लिबरलाइजेशन, LPG मॉडल अडॉप्ट किया था, ये तभी पॉसिबल FDI हो पा रहा है जब हमने LPG मॉडल अडॉप्ट किया था। अगर हमने LPG मॉडल अडॉप्ट ना किया होता तो शायद हो सकता है हम क्लोज्ड इकोनॉमी रहते हैं, हमारे यहाँ इन्वेस्टर आता ही नहीं, हमारे पास पैसा बचता ही नहीं, तो अब गवर्नमेंट कंफ्यूज हो जाती कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में करे, सोशल वर्क करे, या फिर बड़े बड़े बिल्डिंग या फैक्ट्री लगाए, ठीक है। तो बर्डन, गवर्नमेंट की बर्डन को कम करने के लिए सब पॉलिसीज अपनाई गई, और उसमें से FDI है। FDI से क्या आएगा, बाहर से पैसे आएंगे, जो इन्वेस्टर होंगे वो पैसे लगाएंगे कंपनी में, और धीरे धीरे ग्रोथ आगे की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इन्वेस्टमेंट, आंसर इज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the below mentioned item are not part of revenue expenditure as per the government budget। अब जैसे मैंने आपको कल गवर्नमेंट बजट आपको समझाया था, गवर्नमेंट बजट किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल में मेंशन ही नहीं है, ये किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में, ये यहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंशन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 112, ठीक है। फाइनल, अब गवर्नमेंट बजट की जब बात करते हैं तो दो चीज आता है, एक रेवेन्यू पार्ट आता है और एक आता है कैपिटल पार्ट। अब जब रेवेन्यू की बात करते हैं इसमें भी दो आता है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट आता है और एक आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, सॉरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और इसमें भी कैपिटल रिसिप्ट आता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर।
कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कौन सा रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट नहीं है, कौन सा रेवेन्यू रिसिप्ट एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं है आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट मैंने आपको कल बताया था कि रेवेन्यू में क्या क्या चीजें आती है। पहले रेवेन्यू रिसिप्ट में कौन कौन चीजें आएगा, तो टैक्स और नॉन टैक्स। कौन कौन आएगा, टैक्स एंड नॉन टैक्स। नॉन टैक्स टैक्स और नॉन टैक्स। और ये खर्चा कहां करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाले, जैसे सैलरी देना हो गया, पेंशन देना हो गया, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात होती है। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो जो उसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर वो सब चीजें आती हैं। तो अब क्वेश्चन आता है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कौन सा पार्ट नहीं है, तो जल्दी से बता दो। सो सैलरी एंड पेंशन तो ये तो होगा ही, क्योंकि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। सब्सिडीज भी होगा, इंटरेस्ट पेमेंट भी होगा। कौन नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये किसका पार्ट हो जाएगा हमारा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा। इट मींस व्हाट, ये क्वेश्चन क्या समझाता है हमें, ये क्वेश्चन हमें समझाता है कि बाबू आप लोगों को बजट के जितने भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है रेवेन्यू के और कैपिटल के, आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, समझ में आना चाहिए, यानी बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी जाकर आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो मैं हूं तो आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिसएडवांटेज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। कौन सा इसमें से डिसएडवांटेज नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। निम्नलिखित में से कौन हरित क्रांति का नुकसान नहीं था, यानी आपसे पूछ, इसमें बाकी ऑप्शन क्या रहेंगे, क्वेश्चन से क्या समझ में आया कि इस कौन सा ग्रीन रिवॉल्यूशन का डिसएडवांटेज नहीं था, यानी बाकी मैक्सिमम ऑप्शन 4 में से 3 ऑप्शन क्या रहेगा, वो बताएगा कि क्या क्या ग्रीन रिवॉल्यूशन के डिसएडवांटेज थे। क्लियर, अब आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा नहीं था। क्लियर, अब क्वेश्चन एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है हाई यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन से आप बता सकते हो कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन किसे कहा गया, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, देखो मैं ग्रीन से ही लिख रहा हूं, ठीक है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन थे, तो एमएस स्वामीनाथन, ठीक है। एमएस स्वामीनाथन ये इंडिया के थे, ठीक है। और ग्रीन रिवॉल्यूशन कब आया, 1965 से लेकर 66। पीएम कौन थे, तो लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। और क्या आपसे पूछ सकता है कौन सा स्टेट है जहां पे सबसे पहले इंप्लीमेंट हुआ था, पंजाब। और मैक्सिमम बेनिफिट किस स्टेट को था, तो पंजाब, हरियाणा एंड वेस्ट यूपी, ठीक है, वेस्ट यूपी। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन से बेसिक इतना चीज आपको याद रखना है। और नॉर्मन ब्लॉक जो हो गए वो क्या हो गए, आपके फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ल्ड लेवल पे हो गए। और एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न कब मिला था, ये आपको डेट बताना है कमेंट में, ठीक है। भारत रत्न कब मिला था, क्योंकि इनको भारत रत्न मिल चुका है, तो इसलिए आपको बताना है एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न कब मिला था, इतना चीज आपको बताना है। चलिए अब ग्रीन रिवॉल्यूशन से इतना, बाकी जैसे जैसे आता रहेगा, मैंने पिछले क्लास में भी बहुत सारे एक्सप्लेन किए, तो आप बार बार देखो, रिवीजन करो, याद करो, बार बार देखो उसको, उस वीडियो को, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन हम आते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा डिसएडवांटेज नहीं है। तो जाहिर सी बात है ग्रीन रिवॉल्यूशन जब आया था तो हमने क्या किया था, हाई यूज ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ये सब चीजों का यूज किया था। अब जब हाई यूज ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड का यूज करोगे तो कहीं ना कहीं आपके शरीर पे तो नुकसान पहुंचेगा ही पहुंचेगा, तो हाँ भाई पहुंचेगा, तो ये तो डिसएडवांटेज वाली बात होगी। मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ग्रीन रिवॉल्यूशन वर इंटेंसिफाई क्रॉप। हाँ बात तो सही है, हरित क्रांति के दौरान शुरू की गई अधिकांश फसलें संघन फसलें थी। हाँ भाई, मतलब मैक्सिमम प्रोडक्शन की बात कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा। फिर नेक्स्ट बोल रहा है इट प्रमोट एक्सटेंसिव यूज ऑफ केमिकल। हाँ, केमिकल का ज्यादा से ज्यादा यूज हुआ, ये सारे डिसएडवांटेज है। तो देखो आपसे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, पूछ सकता है कौन सा इसमें से डिसएडवांटेज है ग्रीन रिवॉल्यूशन का, तो उसको ध्यान में रखने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अच्छी तरीके से याद कर लेना, याद कर जाओ, दैट्स अ गुड आइडिया, ठीक है। तो कौन सा नहीं है, तो इट रिड्यूस द इंपोर्ट, ठीक है, क्योंकि ये बेनिफिट है ग्रीन रिवॉल्यूशन का, ये बेनिफिट है कि हाँ भाई जब हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन अडॉप्ट किया तो हमने जो फूड ग्रेन्स है उसका इंपोर्ट हमने कम कर दिया, ये राइट आंसर है, यानी ये एडवांटेज है। तो बोल रहा है ना कौन सा नहीं है, तो नहीं है यानी एडवांटेज पूछ रहा है आपसे, ठीक है। क्लियर, ग्रीन रिवॉल्यूशन से इतना चीज याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू ऑल पीपल
whose consumption is not rivalrous are known as। अब भाई गवर्नमेंट ने अगर कोई प्रोडक्ट दिया है आपको, उसके बदले में वो कुछ नहीं ले रहा है, तो उस चीज को क्या बोलेंगे? तो पब्लिक गुड्स बोलेंगे, सिंपल सी बात है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, पब्लिक गुड्स। अब पब्लिक गुड्स से ही आपको पता होगा पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसका मेन मोटिव क्या होता है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का सब्सिडाइज रेट पे फूड ग्रेन प्रोवाइड करना, फूड ग्रेन प्रोवाइड करना। किसे प्रोवाइड करना? जो बिलो पॉवर्टी लाइन के हैं उनको प्रोवाइड करना, ठीक है। इसी में आपका आया था, इसी में इसका मेन मोटिव क्या होता है कि आपको एक याद है कि टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आया था, जो मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था, ठीक है। तो आपको उसका डेट बताना है, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसका डेट बताना है ये कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है, क्लियर। तो पीडीएस सिस्टम से ये अभी तक दो आपके आए हैं, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पब्लिक गुड्स। फाइनल गुड्स होगा नहीं, प्राइवेट गुड्स होगा नहीं, इंटरमीडिएट गुड्स होगा नहीं, ठीक है। अच्छा, फाइनल गुड्स समझ में आता है? फाइनल गुड्स क्या होते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसका कंजप्शन हम कर रहे हैं। आप जैसे एक सेकंड के लिए समझो, जैसे मान लो कि आप ना कोई प्रोडक्ट खरीद के ले आते हो। कहां से ले आते हो? मार्केट से कोई खरीद कर लाते हो। जैसे मान लो कि आप खरीद कर ले आए चीनी शुगर आप खरीद कर लाए, आप लेकर आए, और उसका अगर आप कंजप्शन कर रहे हो, अपने घर के लिए ला रहे हो, आप चाय बना रहे हो, खाना मतलब कुछ भी, उसको अपने दैट द शुगर विल बी फाइनल गुड्स। लेकिन वही शुगर अगर सपोज करो कोई मिठाई वाला खरीद कर ले निकले जा रहा है, मिठाई वाला खरीद रहा है वही चीनी, तो दैट विल बी द इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। तो वही प्रोडक्ट, यानी व्हाट कि एक प्रोडक्ट एक टाइम पे, प्रोडक्ट क्या हो सकता है? फाइनल गुड्स भी हो सकता है और इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि उसका फाइनल यूजर कौन है, उस बेसिस पे हम बताते हैं कि वो फाइनल गुड्स होगा या इंटरमीडिएट गुड्स होगा, ठीक है। फाइनल गुड्स कौन सा हो जाएगा? जब हम अपने कंजप्शन पर्पस के लिए, कोई भी अपने कंजप्शन पर्पस के लिए लाए, दैट विल बी द फाइनल गुड्स। अगर कोई भी अपने फर्दर प्रोडक्शन पर्पस के लिए लाए, दैट विल बी द इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। तो गुड्स, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स क्लियर हो गया। पब्लिक गुड्स आपको समझ में ही आता है, और प्राइवेट गुड्स जो कि हम और आप खरीदते हैं, खाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर विल बी पब्लिक गुड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच 5-year प्लान फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट टू पॉलिटिकल पार्टीज। अब देखो ये जो चीज है ना, 1990s का टाइम पीरियड था। अब क्या था? 1985 से लेकर 1990। अब आपको बताना है कि ये कौन सा 5-year प्लान चल रहा था। कौन सा 5-year प्लान चल रहा था? ये था 7th 5-year प्लान, 7th 5-year प्लान, ठीक है। 7th 5-year प्लान, ये था 7th 5-year। लेकिन 1990s में क्या हो गया कि गवर्नमेंट आ गई नेशनल फ्रंट की। अब नेशनल फ्रंट ने क्या किया कि 1990s में फॉर्मुलेट तो कर लिया, ड्राफ्ट कर लिया 5-year प्लान नेक्स्ट के लिए, यानी 1990 से लेकर 1995 के लिए जो नेशनल फ्रंट पार्टी थी, यानी वीपी सिंह थे, उन्होंने क्या कर लिया? प्लान ड्राफ्ट तो कर लिया, ठीक है, सब कुछ तैयार कर लिया। लेकिन क्या हुआ ना कि जैसे ही वो रिप्रेजेंट करने गए, वो क्या हो गया कि पॉलिटिकल डिसेबिलिटी हुआ, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ गई, यानी किसी ने अपना बहुमत खींच लिया, कोलिजन की गवर्नमेंट चल रही थी, तो वो सब चीज खत्म हो गया। तो ड्राफ्ट तो उन्होंने बनाया था, लेकिन जब 1991 में इलेक्शन होता है, और ये फिर 1992 में क्या आता है? 8 5-year प्लान, तो वो लेकर आते हैं पीवी नरसिम्हा राव, और ये थे कांग्रेस के, ठीक है। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा ऐसा 5-year प्लान है जो फॉर्मुलेट बाय द टू पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा उसे फॉर्मुलेट किया गया था। तो कौन सा 5-year प्लान है? तो 8 5-year प्लान है। कौन सा 5-year प्लान है? 8 5-year। 1990 में फॉर्मुलेट यानी ड्राफ्ट बना लिए थे नेशनल फ्रंट ने, लेकिन कुछ पॉलिटिकल अस्थिरता के कारण उन्हें वो चीज कंटिन्यू नहीं कर पाया, और 1991 में इलेक्शन होता है, और 1991 में इलेक्शन होता है तो कांग्रेस आती है। 1992 में 5-year प्लान, उसी चीज को उसमें बहुत सारे रिफॉर्म करके, जैसे एलपीजी मॉडल वो सब आया, और उसको चेंज करके गवर्नमेंट। अब आपको बताना है कि 6th 5-year प्लान का डेट बताना है, 5th 5-year प्लान का डेट बताना है, और 9th 5-year प्लान का डेट बताना है। तो 9th 5-year प्लान का डेट क्या हो जाएगा आपका? 1997 से लेकर 2002,
ठीक है, 1997 से लेकर 2002 9 5 ईयर प्लान हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ 5 ईयर प्लान का क्या डेट हो जाएगा, तो फोर्थ का क्या था 1969 से लेकर 1974, तो 1974 से लेकर 1979। ठीक है, और सिक्स 5 ईयर प्लान का क्या था डेट, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, तो इतना चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कीम स्टार्टेड 2000 बाय एडिशनल, देखो ये फैक्चुअल है, इसको बस याद रखना है डेट, कि आपको बताना है कि 2000 में कौन सा क्या था एडिशनल सेंटर असिस्टेंट्स के लिए गिवन द स्टेट फॉर द बेसिक सर्विस सच एज प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन एंड रूरल सेंटर के लिए कौन से रोजगार जो था, कौन सा जो बोल सकते हैं स्कीम जो था वो स्टार्ट किया गया था। तो जो स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना था ये कब स्टार्ट हुआ था, तो ये स्टार्ट हुआ था 1999 में। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना ये कब स्टार्ट हुआ था, तो ये स्टार्ट हुआ था 1993 में। और रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम ये कब स्टार्ट हुआ था, तो ये स्टार्ट हुआ था 1995 में। तो और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब स्टार्ट हुआ था, तो ये स्टार्ट हुआ था 2000। तो यानी आपका जो आंसर हो जाएगा वो 4 आंसर। ठीक है, क्लियर। तो बाकी का डेट भी आपको क्या कर लेना है, मेंशन कर लेना है, कॉपी में नोटबुक नोट कर लेना है और याद कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द सेंसस, अब सेंसस आ गया, अब मुझे आप बताओ कि सबसे पहला ऑफिशियल सेंसस कब आया, ऑफिशियल सेंसस कब पब्लिश हुआ, साथ ही साथ आप मुझे बताओ आफ्टर इंडिपेंडेंस सबसे पहला सेंसस कब हुआ, साथ ही साथ आप मुझे बताओ कि अभी जो नेक्स्ट सेंसस होने वाला है वो कब होने वाले हैं। ये तीन चीजें आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है मुझे। लेकिन अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग यूनियन टेरिटरी यानी यूटी रिकॉर्ड एट द लोएस्ट लिटरेसी रेट, किस यूटी का जो बोल सकते हो लिटरेसी रेट काफी कम हो था, तो लक्षद्वीप तो हाईएस्ट लिटरेसी वाला है भाई, तो इसको कैसे टच करेंगे, इसको तो हटा ही दो, लक्षद्वीप में हाईएस्ट लिटरेसी है। ठीक है, नेक्स्ट पुडुचेरी, पुडुचेरी एक ऐसा, पुडुचेरी और दिल्ली एक ऐसा आप बोल सकते हो कि यूटी है जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक है, और ये आंसर भी नहीं होगा। ठीक है, दादर नागर हवेली इज द राइट आंसर, दादर नागर हवेली इज द राइट आंसर जहां पे लोएस्ट लिटरेसी है। अब दादर नागर हवेली और दमन और दीव को क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, कब 2020 में, 2020 में। अब ये एक ही यूटीज बन गया है, दादर नगर हवेली और दमन दीव बिकम ए सिंगल यूटीज नाउअडेज। ठीक है, फ्रॉम 2020 ऑनवर्ड्स। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग दादर नगर हवेली इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द 11th 5 ईयर प्लान द प्लानिंग कमीशन टारगेट रिड्यूस द जेंडर गैप लिटरेसी, जेंडर गैप लिटरेसी कितना रिड्यूस किया गया। ठीक है, यानी हमसे देखो 12 5 ईयर प्लान में पूछा था, 12 5 ईयर प्लान का जो पूछा था कि भाई बताओ कि इसमें से कौन से स्टेट हैं, जो कि पहला क्वेश्चन था जिसमें लोएस्ट लिटरेसी रेशियो है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका लास्ट क्वेश्चन भी उसी से है, 11th 5 ईयर प्लान में बोल दिया कि उसका टारगेट बताओ, यानी उसका टारगेट, यानी हमें क्या करना है, हमें उसके टारगेट को भी याद रखना है, उसका क्या मोटिव था। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 10, यानी 10% से कम हमें क्या करना है, इस जो जेंडर गैप रेशियो है उसको कम करना है लिटरेसी को लेकर। ठीक है, क्लियर। तो ये सब क्वेश्चन है जो कि आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स से रिलेटेड है, फैक्ट्स को याद करना है, समझना है, और जो डाउट है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और इसी तरीके से चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और शेयर कीजिए खूब। ठीक है, तभी आपको और ज्यादा समझ में आएगा, मतलब इकोनॉमिक्स अच्छे तरीके से और अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रहते हैं, धन्यवाद, ओके।